हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्बिटल केमिस्ट्री बाय दिनेश गहलोत। हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट चैप्टर और चैप्टर का पार्ट 2 चल रहा था, जिसमें जो है रिमेनिंग टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो बच गया था। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिटेल्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते क्या हैं। अब आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या था कि जो इंटरेक्शंस था या फिर अट्रैक्शन था वो डायरेक्ट एटम टू एटम था, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो इंटरेक्शंस है या फिर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो डायरेक्ट एटम टू एटम ना होकर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होगा। और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरेक्शंस होगा वो काफ़ी वीक फोर्स होगा। उन वीक फोर्स को जो है हम वंडरवॉल फोर्स, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स भी जो है कहते हैं। अब अलग अलग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो है अलग अलग टाइप के जो है फोर्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है बेसिकली 3 टाइप के हैं: नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट गेट स्टार्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स से होता है जो नेचर के अंदर नॉन पोलर नेचर के हो। अब नॉन पोलर नेचर क्या होता है, वैसे इसको हम जो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर जो चार्ज का जो है सेपरेशन ना हो रखा हो, या फिर जो चार्ज है वो उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर यूनिफॉर्मली जो है प्रेजेंट हो। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो है वीक डिस्पर्सन या फिर लंदन फोर्स होता है, इनसे जो है वो जुड़े हुए रहते हैं या वो अट्रैक्टेड रहते हैं। अब जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो है ऑल टाइप की जो गैसेस है वो जो है बॉन्डेड रहती है, वीकली बॉन्डेड रहती है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के थ्रू। और कुछ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे CH4, जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी जो है मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जैसे गैसेस के अंदर H2 गैस, N2 गैस और कोई भी नोबल गैस जैसे आर्गन, जीनॉन, रेनॉन, ये सारी जो गैसेस है उनके अंदर जो हल्का सा अट्रैक्शन होगा वो नॉन पोलर टाइप का होगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो है अट्रैक्शन या फिर इंटरैक्शंस फॉर्म कैसे होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो समझने की बात है। तो देखिए, हमारे पास 2 एटम हैं आर्गन के, वो इस टाइप से जो है प्रेजेंट है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सपोज मान लीजिए किसी टाइम उनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो सिचुएशंस है वो कुछ ऐसी है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने यूनिफॉर्मली जो है एटम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जबकि ये एक होती है आइडियल सिचुएशंस कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली जो है प्रेजेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल या फिर रियलिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी एटम्स के अंदर किसी भी मोमेंट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। अब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होने से मतलब क्या है कि अगर मैं इस एटम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करूं तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति चेंज होती रहती है। सपोज किसी एक मोमेंट के अंदर इस साइड के इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते इस तरफ आ जाते हैं। मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई ज़्यादा और इस साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई डिक्रीज, तो होगा क्या कि न्यूक्लियस का ये वाला साइड यहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इस एटम के अंदर 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे ये वाली जो साइड होगी वो पॉजिटिवली इफेक्टिव हो जाएगी और ये वाली जो साइड है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड डिस्प्लेस होने से नेगेटिवली जो है वो डोमिनेट हो जाएगी। अब ये जो पॉजिटिव साइड है वो क्या करेगी, इस पास वाले आर्गन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगी, जिससे क्या होगा कि इस आर्गन की ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ इस साइड क्या होंगे,
एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, या फिर इस इलेक्ट्रॉन की जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस एटम्स की जो सिचुएशंस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी, जिससे यहाँ पर एक वीक इंटरेक्शंस फोर्स होगा, इस फोर्स को ही हम बोलेंगे लंदन फोर्स या फिर क्या, डिस्पर्सन फोर्स। इसी फोर्स के थ्रू ये दोनों नोबल गैस के एटम जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। अब ठीक वैसे ही यही सिस्टम जो है गैसेस के अंदर होता है, इसी मैकेनिज्म से जो है गैस से आपस के अंदर कनेक्ट रहती है। जैसे ये एक N2 का मॉलिक्यूल है और एक दूसरा N2 का मॉलिक्यूल है। सपोज किसी मोमेंट इस N2 के मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते किसी मोमेंट इस तरफ जो है ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, तो ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिवली डोमिनेट हो गई। अब ये वाली साइड पॉजिटिव है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग्स के या फिर वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर इस साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो गैसें हैं वो आपस के अंदर वीक फोर्सेस से जो है, वीक लंदन फोर्स से जो है कनेक्ट रहेगी। अब नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ना बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अब सॉफ्ट कब होंगे, ये बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पर जो है ये सॉलिड जैसे बिहेव करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये या तो लिक्विड्स होंगे या फिर क्या होंगे, ये गैस होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है नॉन कंडक्टर होते हैं और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। नाउ टॉक अबाउट पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब पोलर मोलिकुलर सॉलिड का फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल से होगा जिनके अंदर डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा, उनसे जो है पोलर मॉलिक्यूल्स जो है बनेंगे। अब पोलर मोलिकुलर सॉलिड को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा पोलर बॉन्ड, या फिर एक बॉन्ड का नेचर होता है पोलैरिटी, उसको समझना पड़ेगा। सपोज कोई एटम E एंड B जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जो है बॉन्डेड है, और यहाँ पर B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है En ऑफ B इज ग्रेटर देन En यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A, यानी B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से कहीं ज़्यादा है, तो B क्या करेगा, इस A के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, तो इससे B पर जो है नेगेटिव डेंसिटी जो है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और A पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे इसका न्यूक्लियर अफेक्टिव हो जो है डोमिनेटिव हो जाएगा, जिससे यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज का जो है फॉर्मेशन होगा। अब इस ओवरऑल बॉन्ड के अंदर, ए बी बॉन्ड के अंदर क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब यहाँ पर दो पोल्स का फॉर्मेशन हो गया, एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल है। इस साइड का जो राइट साइड का जो बॉन्ड का जो पोल है नेगेटिव, और दूसरे साइड का जो पोल है बॉन्ड का वो है पॉजिटिव। तो इस तरीके से दो पोल्स का जो है फॉर्मेशन हो गया, इसको ही हम बोलते हैं डाइपोल, और इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। अब इस टाइप के बॉन्ड से या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जो इस टाइप का पोलर बॉन्ड अपने अंदर जो है लिए हुए होते हैं, उनसे जो है पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो है बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, इसका जो है एग्जांपल है HCl से अपन समझते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते कैसे हैं। अब जो HCl है वो कुछ इस टाइप से जो है अरेंज होता है, HCl HCl HCl। अब सबको पता है कि क्लोरीन की जो नेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से जो है कहीं ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि क्लोरीन होता है नेगेटिवली डोमिनेटेड, और हाइड्रोजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, सो ऑन, सभी में ऐसा। तो अब अगर HCl इस स्टेट के अंदर, ये सारे HCl के मॉलिक्यूल है, सारे कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है।
अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को या फिर हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगी और इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट होने लग जाएगी और इनसे जो है पोलर मोलिकुलर सॉलिड का जो है फॉर्मेशन होगा। अब इनकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, लो टेम्परेचर पर जो है सॉलिड जैसे होते हैं, करंट के जो है नॉन कंडक्टर होते हैं और रूम टेम्परेचर पर जो है ये जनरली या तो लिक्विड होंगे या फिर क्या होंगे, गैस होंगे। अब पोलर मोलिकुलर जो सॉलिड है वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के कंपैरिजन में इन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर पोलर या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है। ये डिस्पर्सन फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रॉन्ग जो है इंटरेक्शंस होती है, फिर अट्रैक्शन फोर्सेस होती है। अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड पे। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के अंदर होंगे तो पोलर मोलिक्यूल्स, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है इसको समझिए कि सपोज मान लीजिए कोई एक पोलर कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये कोई कंपाउंड है, ये मान कोई एटम है जो H से कनेक्ट है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और पोलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस कर रहा है। इस पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर जो है प्लस चार्ज है। तो होगा क्या कि H के आसपास कोई एक एटम B होगा। अब B एटम जो है या तो वो आयंस की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो खुद कोवेलेंट बॉन्ड से किसी अदर एटम से जो है वो कनेक्ट हो सकता है। अब ये जो B एटम है वो या तो होगा फ्लोरीन या होगा ऑक्सीजन या होगा नाइट्रोजन। अब याद रखने के लिए आप FON फोन जो है फोन से इसको आप याद रख सकते हैं। तो होगा क्या कि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये जो नेगेटिव इनका जो क्लाउड होता है वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अट्रैक्ट होने लग जाता है और इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिससे ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इन एटम्स के कारण वो इस मॉलिक्यूल से क्या कर जाता है, वो बाइंड कर जाता है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसी को ही अपन बोलते हैं H बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, जिससे ओवरऑल इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी इनको बॉईल करने के लिए हमको जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल जो है अपन समझेंगे पानी के मॉलिक्यूल से। अब वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इस टाइप का होता है, जिस पर ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिवली डेंस होता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव पोल का होता है। अब देखिए ये जो वाटर की ये वाली जो स्टेट है ये नॉर्मल स्टेट है या फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर की जो है नॉर्मल टेम्परेचर का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये ऑक्सीजन है और ये जो ग्रीन एटम है वो हाइड्रोजन एटम है। तो अब देखिए ये ग्रीन हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इस टाइप से। तो नॉर्मल टेम्परेचर में पानी के अंदर इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब ये भी वाटर का जो है वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये है आइस की फॉर्म के अंदर, यानी लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो किस टाइप से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये दोनों एटम है हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन है इसका नियर का मॉलिक्यूल और ये दोनों हाइड्रोजन के जो है एटम्स है। अब देखिए हाइड्रोजन का प्लस चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में हुई बॉन्डिंग, इसी को अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि जब वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो इनके बीच के अंदर ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना,
इनको वॉइड्स बोलते हैं। जनरली इनके अंदर एयर भरी होती है या फिर खाली जगह बोल सकते हैं। ये होता है कम। तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो नॉर्मली आइस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब देखिए आइस है, जैसे ही आइस का फॉर्मेशन होता है तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये एक फिक्स ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए एक हेक्सागन बन रहा है। अब हेक्सागन बनने का रीज़न क्या है कि इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिससे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमाइज हो क्या बोलते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ताकि इनके अंदर कम से कम एनर्जी हो जिससे ये स्टेबल फील करें। अब आइस के अंदर का जो स्पेस है वो वाटर के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा होता है, यानी आइस के अंदर ये जो एयर होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के कंपैरिजन में इनके अंदर जो है एयर वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये हल्का होगा। और यही रीज़न है कि जो आइस है वो पानी पर फ्लोट करती है, वो तैरती रहती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी जो है कम होती है। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि जो है विंटर के अंदर जो अपना इकोसिस्टम होता है, जो वाटर का इकोसिस्टम होता है, जैसे लेक वगैरह होती है, जो है छोटी झीलें होती है, वो ऊपर से जम जाती है, लेकिन फिर भी नीचे जो है एक्वस लाइफ है, जो मछलियाँ वगैरह जो है वो फिर भी ज़िंदा रहती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होता है ना, तो इनके बीच के अंदर ये जो वॉइड है वो सबसे कम होते हैं, मतलब उस वाटर की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसा ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो पानी क्या होता है, भारी हो जाता है, और जिसकी वजह से वो झील के लेक में बॉटम के अंदर चला जाता है, और ऊपर की जो लेयर होती है वो टेम्परेचर के घिरने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पहुंचने से जम जाती है। अब नीचे का जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस का है, तो उसके अंदर कुछ हीट होगी। अब वो जो हीट है वो उस एक्वस लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी है। तो यही रीज़न है कि जो 4 डिग्री का जो वाटर है वो डेंस होता है और आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। नाउ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों को समझते हैं कि ये होती क्या है। अगर अपन बात करें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मतलब है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमोनिया के मॉलिक्यूल से समझिए, ये है अमोनिया जो 3D के अंदर इस टाइप से जो अरेंज है। अब इसमें जो नाइट्रोजन है वो नेगेटिवली जो है इस पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि हाइड्रोजन के सराउंडिंग्स में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। अब नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है, इसी को अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल्स में हो, एक ही मॉलिक्यूल्स में। जैसे ये देखिए, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है फिनॉल, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन रिंग पर अल्कोहल ग्रुप लगना फिनॉल होता है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर जो है एक नाइट्रो ग्रुप है जिसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब नाइट्रो का ऑक्सीजन और अल्कोहल का हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होती है इंट्रामोलिकुलर। अब देखिए 12th बोर्ड के अंदर अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर फेमस हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है,
क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रो है ना वो ऑर्थो मेटा पैरा, ये है पैरा पोजीशंस, पैरा पे हैं, इस पर होता है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी दो नाइट्रोफिनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब ओवरऑल जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस के अंदर ही कनेक्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जिससे इनको इवेपोरेट करना या फिर इनको बॉयल करना मुश्किल हो जाता है। वही दूसरी तरफ इंट्रामोलिक्यूल के अंदर होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अपने मॉलिक्यूल से ही कनेक्ट हो जाती है, जिससे जो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है इसका अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल से जो है किसी भी टाइप का जो है इंटरेक्शंस रह नहीं पाता है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, या बहुत ही जल्दी जो है इवेपोरेट हो जाएंगे, बहुत ही वोलेटाइल नेचर के होंगे। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को जो है डिटेल से डिस्कस किया है आईआईटी नीट एंड 12th सिलेबस के बेसिस पे। थैंक यू।